हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत आप सभी का टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 के जो हमारे जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, हमारा आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूजीसी नेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि वो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो क्या है, आप लोग के लिए खजाना है, जहां से आपको ये पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, आप कितने पानी में हैं, कौन से टॉपिक्स आपके जो है वो स्ट्रेंथ है आपके, और कौन से टॉपिक्स जो है वहां पर आप क्या है वीक है। लेकिन गाइस, अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट्स को लेकर अब तक असमंजस में थे कि हमारे एग्जाम की डेट कब होगी, कब आएगा वो दिन जब एनटीए क्या करेगी, एग्जाम की डेट को डिक्लेयर करेगी, तो गाइस आज वो दिन आ गया है जिस दिन एनटीए ने बिल्कुल अपने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ये अनाउंस किया है कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो 6 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच किया जाएगा। और गाइस, एनटीए ने साथ ही साथ ये चीज भी अनाउंस की है, ये तो आप लोगों को बताया ही है कि हाँ, ये जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच भी जो है वो हमारा एग्जाम रहेगा। एग्जाम की जो डेट्स है वो क्या रहेंगी हमारी, 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। साथ ही इसमें क्या है, एनटीए ने 2 और एडिशनल चीजें हमें इन्फॉर्म किया। वो क्या है, पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया था और वो अप्लाई करना चाहते थे, यानी कि जब जो हमारे एग्जाम की एप्लीकेशन है वो फेब में बंद हो गई थी, तो फेब के बाद से अगर कोई स्टूडेंट है जो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका है या जो यूजीसी नेट के एग्जाम को देना चाहता है, और वो क्या है, वो स्टूडेंट भी अब क्या है एग्जाम को के फॉर्म को फिल कर सकता है, वो भी अपने आप को क्या है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकता है। जी हाँ, यानी कि आप कोई भी स्टूडेंट अब अगर किसी को फॉर्म फिल करना है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। उसके लिए हमारी जो डेट्स हैं वो आपके 5 सितंबर इज द लास्ट डे, यानी कि 10 जब हमारा ये नोटिस आया, कल की डेट का ये हमारा नोटिस है 10 अगस्त का, तो जब ये हमारा नोटिस आया उस डेट से लेकर 5 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। 5 सितंबर तक क्या है, आप अपने एग्जाम की जो एग्जाम है उसके लिए जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी जो लास्ट डेट है वो उसमें भी मेंशन आप क्या है यूजीसी नेट की साइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिस को देख सकते हो। और इसी के रिगार्डिंग हमारी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उस वीडियो से पर जाकर भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कब आपका एग्जाम होना है, किस तरीके से एग्जाम होना है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें उसमें दी गई है। एक तो ये कि जो स्टूडेंट्स है वो एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि एनटीए ने एक और इसमें अनाउंसमेंट की है, क्या कि जो हमारा ये एग्जाम दिसंबर में होना था, दिसंबर 2020 में होना था, और जो एग्जाम हमारा जून 2021 में होना था, उन दोनों एग्जाम को उसने मर्ज करके एक ही एग्जाम लेगी, जो कि हमारे 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होने डिसाइड हुए हैं। तो गाइज, जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट को लेकर अभी तक किए थे कि कब हमारा एग्जाम होगा, कब डेट आएगी, तो वो डेट ऑफिशियली आज आ चुकी है। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आप क्या है आपका एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा। और क्या है, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक एग्जाम के लिए फॉर्म फिल नहीं किया था वो स्टूडेंट्स भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस जो हमारा दिसंबर में होने वाला था प्लस जो हमारा जून 2021 में होने वाला था, उन दोनों को क्लब करके मर्ज करके अब एनटीए एक ही एग्जाम लेगी, जो हमारे 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच रहेंगे। इसी के रिगार्डिंग गाइज आप सभी के लिए एक और गुड इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है कि जैसे आप सबको पता है कि टीचर्स अड्डा भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्या है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो पेपर्स के आपके जो बैचेस है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज, आपके पास कंप्लीट मोटे तौर पर पूरे 2 महीने, और जो हमारी स्टडी लास्ट के एग्जाम से 2 महीने पहले के टाइम पीरियड में जो हमारी स्टडी होती है वो स्टडी हमारी पहले कभी नहीं थी। यानी कि ये नहीं है कि आप 6 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार लगे रहो एग्जाम की तारीख ले। लास्ट के 2 मंथ में जब आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है उस टाइम पीरियड से 2 महीने के अंदर आपका जो तैयारी होती है ना एग्जाम के लिए, वो सबसे बढ़िया तैयारी होती है, क्योंकि उसमें आपको साफ पता है कि हाँ, इस डेट को मेरा एग्जाम होना ही होना है। और अब से क्या है, एक तरीके से आपके क्या पूरे 2 महीने इस एग्जाम, क्योंकि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम रहा है और आज है आपकी 11 तारीख। तो
मोटे तौर पर आपकी क्या है, पूरे आपके पास 2 महीने अपनी तैयारी करने के लिए, 2 महीने के लिए आप अपने आप को एनरोल कीजिए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी के लिए। पेपर 2 में आपका कॉमर्स और पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है हर एक स्टूडेंट का सेम रहता है, और पेपर 2 जो कि कॉमर्स का है वो मैं आपको करवाऊंगी, जो कि हमारा 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस फटाफट इसमें एनरोल कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसमें एनरोल करेंगे उतनी ही जल्दी हम इस बैच को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है इसके लिए, जो जब आपको परचेज करना है आप यूजीसी जो आपको क्या है Adda247 के स्टोर पर जाना है, www.adda247.com, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। आपको पहले www.adda247 पर जाना है, उसके बाद आपको टीचिंग में जाना है, ऑल कोर्सेज के बाद टीचिंग में जाते ही आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा बैच है, कब स्टार्ट होगा, कितने स्लॉट्स है, क्या फीस है, क्या टाइमिंग है, कब स्टार्ट होगा, कब तक एंड रहेगा, वैलिडिटी क्या है, हर एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिख जाएगी। और साथ ही गाइज अगर आपको किसी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आपको मैं एक नंबर देती हूँ, आप उस नंबर पर कॉल करके सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछ सकते हो। अगर आपको किसी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो 9013212020 ये नंबर है गाइस, 9013212020। अगर आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। कि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर आपको स्टोर नहीं मिल रहा है, आपको यूजीसी नेट का बैच नहीं मिल रहा है, आपको उसको बाय कैसे करना है, किस तरह से आपको कोड को लगाना है। गाइस सबसे पहले जब आप यूजीसी नेट के जो बैच है उसको बाय नाउ करोगे तो आपके पास क्या है, एक इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे तो आपको जो उसका प्राइस है वो ज्यादा शो होगा, लेकिन अगर आप इस कोड को यूज करते हो Y337, वहां पर एक आपको क्या है अप्लाई कोड का भी इंफॉर्मेशन शो होगी। अप्लाई कोड में आपको क्या है Y337, अगर आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपको 77% की क्या मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगी। और डिस्काउंट मिलते ही आपकी जो बैच की फीस है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो गाइस अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स ये जो इन्फॉर्मेशन है हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट तक पहुंच जानी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की है, मेरी है और आप सभी की है। मेरे साथ साथ आप सबको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे, तभी हम ऑल ओवर इंडिया जो भी हमारे ऐसे पर्सन हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, जिनकी रीच नहीं है बड़े शहरों तक, ठीक है, तो वो भी क्या है अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का जो उनका ड्रीम है, यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने का जो ड्रीम है, जीआरएफ क्वालिफाई करने का जो ड्रीम है, उसको पूरा कर सके। ये आप और हमें दोनों को मिलकर करना है। तो गाइस प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे बाकी के जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका लिस्ट से रिलेटेड, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि लिस्ट के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। लिस्ट 1 में 3-4 आइटम होती है, लिस्ट सेकंड में अभी आपकी 3-4 आइटम होती है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों लिस्टों को आपको क्या करना होता है, मैच करना होता है, इनकी कौन सी किस चीज के साथ मैच कर रही है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका साफ साफ मेंशन है रियल नीड्स क्या होती हैं, अनस्टेटेड नीड्स क्या हैं आपकी, डिलाइट नीड्स क्या है और सीक्रेट नीड्स क्या है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रियल नीड्स क्या होती हैं एक स्टूडेंट्स की, एक कस्टमर की जो रियल नीड्स है वो क्या है। रियल नीड्स है कस्टमर वांट्स कार एट लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल कॉस्ट, की जो कस्टमर है जो कार है उसको किस पे चाहता है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि कार को ऑपरेट करने के लिए जो हमें कॉस्ट आती है ना, कि उसकी जो ऑपरेशन की कॉस्ट है वो क्या हो, हमारी कम से कम हो, राइट। तो वो होती हैं आपकी रियल नीड्स। रियल नीड्स
फर्स्ट का आएगा थर्ड, अनस्टेटेड नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स का यानी कि जो इम्प्लाइड है, जिसको स्टेट करके यानी कि जिसको बताने की नीड नहीं है, अनस्टेटेड नीड्स वो होती हैं। अनस्टेटेड नीड्स मींस एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम कार डीलर, कि हम जब हम किसी कार को परचेज कर रहे हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो कार डीलर है वो हमें क्या है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक्सपेक्ट करना जो कि इम्प्लाइड है। तो अनस्टेटेड नीड्स इज द एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम द कार डीलर। डिलाइट नीड्स, डिलाइट नीड्स का मतलब होता है कस्टमर रिसीव्स फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार। डिलाइट यानी कि जो आपको फ्री में एक मतलब एक तरीके से आपको डिलाइट की फॉर्म में मिल रहा है कि कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार, कि अगर आप कार को परचेज करते हो तो आपको फ्री में क्या है मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। दैट इज योर डिलाइट नीड्स। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? आप अपनी YouTube की जो शायद हो सकता है कि आपने जो क्वालिटी करी हो उसको थोड़ा ठीक कर लो, जो रिज्यूम है रेजुलेशन है उसको इंक्रीज करो। वो हो सकता है आपका 240 होगा, उसको 320 480 इस तरह से करो तो क्लियर आपको दिखेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट की फॉर्म में, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका दिया गया द फर्म शुड स्टिक टू इट्स निशिंग बट नॉट नेसेसरली टू इट्स निश। स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया कि फर्म को अपने निशिंग से लगे रहना चाहिए लेकिन अनिवार्य रूप से अपने निश से नहीं। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रही है, मल्टीपल निशिंग इज नॉट प्रेफरेबल टू सिंगल निशिंग, कि एकल निशिंग की अपेक्षा बहुल निशिंग अधिमान योग्य नहीं है। जी नहीं, सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल गलत है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया कि मल्टीपल निशिंग इज नॉट प्रेफरेबल टू सिंगल निशिंग, जबकि ऐसा नहीं होता है। और स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया, द फर्म शुड स्टिक टू इट्स निशिंग, कि उसको अपने निशिंग से लगे रहना चाहिए, बट नॉट नेसेसरली टू इट्स निश, कि उसे अपने निश से नहीं बल्कि निशिंग से लगे रहना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है और सेकंड आपकी गलत है, तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट समथिंग, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के बारे में विवरणात्मक विचार क्या कहलाता है? बताओ स्टूडेंट्स, विश्वास, दृष्टिकोण, सीख या अवधारणा? अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड। फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए और बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। डिस्क्रिप्टिव थॉट, आफरीन कह रही है एटीट्यूड, दृष्टिकोण। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए। डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट समथिंग, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के बारे में विवरणात्मक विचार। विवरणात्मक, विवरणात्मक का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि उसके ऊपर पूरा एक तरीके से आप क्या कर चुके हो, बिलीव कर चुके हो। तो राइट आंसर है आपका विश्वास, बिलीफ। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब आप उसके बारे में टोटली उसके ऊपर बिलीव कर चुके हो कि हाँ ये चीज ऐसी ही है, तब आपने उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव थॉट बना रखा है। तो राइट आंसर रहेगा जी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेफरमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ कॉमन प्लेस, इन्वॉल्वमेंट, डिटैचमेंट एंड यूज ऑफ मेटाफर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। विलंबन, वस्तु की स्वायत्तता, सामान्य स्थान का उपयोग, शामिल होना या अलग रहना तथा रूपक का उपयोग किस तकनीक का विवरण है? यानी कि कौन सी टेक्निक में इन सभी चीजों को यूज किया जाता है? डेफरमेंट को, ऑटोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ कॉमन प्लेस, इन्वॉल्वमेंट एंड डिटैचमेंट, कौन सी टेक्निक में यूज किए जाते हैं ये सब? बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। तो ये सब आपके यूज किए जाते हैं सिनेटिक्स में। सिनेटिक्स क्या है? एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। क्या है ये? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सिनेटिक क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिस टेक्निक में क्या है,
जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि कोई एक अलग फील्ड का एक्सपर्ट है, कोई दूसरे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, कोई तीसरे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, जैसे कि एक कॉमर्स का एक्सपर्ट है, एक मैनेजमेंट का है, एक इकोनॉमिक्स का, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्या है एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स का क्या बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, और उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है, मतलब उनको क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर दिया जाता है ताकि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जाए। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, डाइवर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सबका एक ग्रुप बना दिया जाता है, और ग्रुप जिनका बनाया जाता है उनको क्या किया जाता है, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है, और उस जिस टेक्निक को यूज करते हैं वो टेक्निक आपकी कहलाती है सिनेटिक्स, और उसी में हम इन सभी वर्ड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अ वेल मोटिवेटेड इंडिविजुअल टेंड टू एक्सपीरियंस अ लो डिग्री ऑफ मोरल, क्या कहा गया है, एक सुप्रेरित व्यक्ति कम मनोबल का अनुभव करता है। जी नहीं, एक सुप्रेरित व्यक्ति कम मनोबल का अनुभव नहीं करता है, तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई जी आपकी गलत, जब किसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। उसके बाद सेकंड, अ ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई स्टेट ऑफ मोरल मे और मे नॉट हैव ए हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन टू परफॉर्म, कि मनोबल के उच्च स्तर वाले किसी समूह में कार्य करने की काफी अधिक प्रेरणा हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। बिल्कुल सही है, मनोबल के उच्च स्तर वाले यानी कि जो हाईली मोटिवेटेड है, कार्य करने के लिए अधिक प्रेरणा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल सही, ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है आपका। तो सेकंड स्टेटमेंट है जी आपकी सही। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है, मोरल कैन ऑलवेज बी बिल्ट अप बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज, की जो मोरल है वो आपका मनोबल हमेशा पुरस्कारों और दंडों के संयोग द्वारा बनाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये क्या है आपका जरूरी नहीं है। फोर्थ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल डिवोट मोर डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स बिहेवियर देन द एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल। बिल्कुल सही, सामान्य रूप से संगठन मनोबल के पहलुओं की अपेक्षा लोक व्यवहार के प्रेरणात्मक पहलुओं पर प्रत्यक्ष रूप से अधिक ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, तो केवल बी और डी, बी एंड डी ओनली इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजन की फॉर्म में। क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली गेटिंग डी जॉब, की बड़ी संख्या में संगठन कार्य रहित होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होते जा रहे हैं, डी जॉब, यानी कि उनके पास जॉब्स ही नहीं है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे आजकल के ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होते जा रहे हैं, डी जॉब। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद क्या कहा गया, जॉब्स आर बिकमिंग मोर एम्फोरियस एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन, कि कार्य अधिक अव्यवस्थित और परिभाषित करने में दुरूह होते जा रहे हैं। क्या कहा गया है, मोहित सिंगला कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेट्स सी क्या आंसर है। ए इज करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है और आर उसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरी गुड मोहित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंसेंटिव पेमेंट इज करेक्ट, हमारी जो इंसेंटिव पेमेंट है उसके रिगार्डिंग इनमें से क्या करेक्ट है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, इन हालसे इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू अ वर्कर इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव डिवाइडेड बाय रेट पर आवर। जी नहीं, पहला हो गया जी आपका गलत। हालसे इंसेंटिव प्लान में डिवाइडेड बाय रेट पर आवर नहीं होता है। इन रोवन इंसेंटिव प्लान बोनस इज पेड टू एम्प्लॉय इज इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम। जी बिल्कुल सही, जो रोवन इंसेंटिव प्लान है उसमें जो किसी एम्प्लॉय को बोनस दिया जाता है वो किसके इक्वल दिया जाता है, प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो उसको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था उस स्टैंडर्ड टाइम के कंपैरेटिवली उसने कितना टाइम सेव किया है उसके इक्वल उसको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई जी आपकी गलत।
आगे आपको देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इसमें यही पूछा गया कि कौन सी आपकी सही है। तो पहली गलत है, दूसरी आपकी ठीक है, थर्ड फोर्थ भी आपकी क्या है, गलत है। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 में है आपके कॉमन रेटिंग एरर्स और लिस्ट 2 में है आपका डिस्क्रिप्शन। लीनियंसी क्या है, हेलो एरर क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है और रेटर इफेक्ट क्या है। फटाफट स्टूडेंट्स बताओ क्या आंसर है। लीनियंसी, लीनियंसी क्या होती है, लीनियंसी होती है सब्जेक्टिव असेसमेंट। लीनियंसी क्या है आपकी, सब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट यानी कि लीनियंसी का मतलब क्या होता है, उदारता। क्या मतलब है, उदारता, यानी कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियंसी। सब्जेक्टिव असेसमेंट क्यों है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो लीनियंट हो सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन के लिए लीनियंट ना भी हो सकते। मतलब हमारी जो लीनियंसी है वो पर्टिकुलर हर एक पर्सन टू पर्सन क्या करती है, डिफर करती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट। क्या कहा जाता है इसको, सब्जेक्टिव असेसमेंट। हेलो एरर, हेलो एरर क्या होता है, वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस हिज एंटायर परफॉर्मेंस, यानी कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की, उसकी एंटायर परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने वाली कोई भी एक ऐसी एस्पेक्ट, यानी कि कोई भी आपका एक ऐसा एस्पेक्ट जो इंडिविजुअल की पूरी परफॉर्मेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज योर हेलो एरर। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग अनजस्टिफिएबल इन्फ्लुएंसिंग करंट, यानी कि आपकी पास्ट की कोई भी परफॉर्मेंस क्या करती है, आपकी करंट रेटिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट इज योर स्पिल ओवर इफेक्ट। नेक्स्ट आपकी रेटर इफेक्ट। रेटर इफेक्ट क्या होता है, फेवरटिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो आपका हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आफरीन का भी बिल्कुल सही आंसर है। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप सब आंसर कर रहे हो। बाकी स्टूडेंट्स तो आंसर करते नहीं, सिर्फ आप दोनों ही हो जो यहाँ पर पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होकर रहेगा, क्योंकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए फुल टू डेडिकेटेड हो, डेली क्लास पे आते हो, डेली टाइम पे आते हो, डेली आप आंसर्स भी करते हो, एक्टिव रहते हो। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। और अब तो एग्जाम्स की डेट भी आ गई है, तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करना बिल्कुल स्पीड अप कर दीजिए। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि मैडम हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं है, आप हमें ये टॉपिक करा दो, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बनाकर भी दे दूंगी। और वैसे हमारा जो बैच है वो तो स्टार्ट हो ही रहा है, आप उसमें भी खुद को एनरोल कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड सर्कल को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी बैच को क्या है, परचेज करें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही ये बैच बनाया गया है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस अप्रोच बिलीव इन स्टेट इंटरवेंशन वाया लेजिस्लेशन, कि इनमें से कौन सी अप्रोच या ये बिलीव करते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेजिस्लेशन के थ्रू। एंड द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एज सपोर्टिंग मैनेजमेंट इंटरेस्ट रादर देन इंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग ग्रुप्स। निम्नांकित में से किस औद्योगिक संबंध उपागम में प्रतिस्पर्धी समूह के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के बजाय प्रबंधन के हित को बढ़ाने के लिए विधान और औद्योगिक अधिकरण के गठन के माध्यम से राज्य के हस्तक्षेप में विश्वास किया जाता है, कि ऐसा कौन सी अप्रोच कहती है, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और जुडिशरी अप्रोच। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट बताओ कौन सी अप्रोच है जो ये कहती है कि हमें स्टेट में इंटरवेन करना चाहिए लेजिस्लेशन के थ्रू और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए एज अ सपोर्टिंग मैनेजमेंट्स इंटरेस्ट। मोहित सिंगला कह रहे हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो कोई अप्रोच ही नहीं है, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी उपागम। मोहित सिंगला ध्यान कहाँ है, मैट्रिक्स इज नॉट अ अप्रोच, वो तो ऑप्शन भी नहीं है, यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक, मार्क्सिस्ट एंड जुडिशरी। तो राइट आंसर है आपका मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सवादी, बिल्कुल सही। लिखने में आई थिंक मोहित सिंगला ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, बट उनका जो
मीनिंग है वो यही, इसी अप्रोच को कहना चाह रहे थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका, व्हाट इज द टर्म coined for the system of communication and consultation, either formal or informal, by which workers of an organization are kept informed as and when required about the affairs of the undertaking and through which they express their opinion and contribute to decision making process of management। क्या कहा गया है? औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद विचार विमर्श की प्रणाली के लिए क्या शब्द बनाया गया है कि अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ कंसल्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो आपका फॉर्मल हो चाहे वो आपका इनफॉर्मल हो। ठीक है, आफरीन का तो आंसर भी आ गया है जी। आर केप्ट इन्फॉर्म्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों के बारे में किसी संगठन के कर्मचारियों को यथोपेक्षित रूप से सूचित रखा जाता तथा जिसके द्वारा वे अपनी राय व्यक्त करते तथा प्रबंधन की निर्णय प्रक्रिया में भी योगदान करते हैं। ऐसी कौन सी टर्म है जिसको इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है उनको इन्फॉर्म करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनको कंसल्ट करना, जिसमें वो अपने ओपिनियन को भी क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। कौन सी अप्रोच है वो? कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्पावरमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट और वेलफेयर स्टेट। तो राइट आंसर है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मोहित सिंगला और आफरीन दोनों का बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। प्रोक्योरमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इंटीग्रेशन क्या है और मेंटेनेंस क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रोक्योरमेंट है आपकी इंडक्शन, प्रोक्योरमेंट इज योर इंडक्शन। अधिप्रापन इज योर अधिष्ठापन। डेवलपमेंट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेवलपमेंट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। इंटीग्रेशन इज योर डिसिप्लिन एंड मेंटेनेंस इज योर पर्सनल रिसर्च, पर्सनल रिसर्च। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलर टर्म यूज्ड फॉर दैट टाइप ऑफ ऑप्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट which provides the holder the right to purchase or sell foreign currency at the most favorable exchange rate realized over the life of the option। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? विदेशी विनिमय बाजार में उस विकल्प के लिए क्या प्रसिद्ध शब्द उपयोग किया जाता है जो धारक को अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदे या बेचे। यानी कि कौन सी टर्म हम उसके लिए यूज करेंगे? ऐसी पॉपुलर टर्म कौन सी है जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूज करते हैं और जो ये कहते हैं कि होल्डर के पास एक ऐसा राइट है जिससे वो फॉरेन करेंसी को परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। किस पर? मोस्ट फेवरेबल एक्सचेंज रेट पर ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन। क्या कहते हैं उसे गाइज? फॉरवर्ड रिवर्सिंग ऑप्शन, लुक बैक ऑप्शन, प्रेफरेंस ऑप्शन और बास्केट ऑप्शन। फटाफट स्टूडेंट्स बताओ क्या आंसर रहेगा आपका? एंड द राइट आंसर इज 3, 2, 1। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है फर्स्ट, थर्ड लुक बैक ऑप्शन। उसे हम कहते हैं लुक बैक ऑप्शन, नॉट फॉरवर्ड रिवर्सिंग। क्या कहते हैं हम उसे? लुक बैक ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टर्म यूज्ड पॉपुलरली फॉर द सिचुएशन when a speculator being dominant in the market expect a drop in the value of a particular currency and he begins selling it forward। कि उस स्थिति के लिए किस प्रसिद्ध शब्द का उपयोग किया जाता है जिसमें एक सट्टेबाज बाजार में प्रभावशाली होने के कारण किसी विशेष मुद्रा के मूल्य में गिरावट की उम्मीद करता है और वह इसे वायदे में बेचना शुरू कर देता है? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, रिलेटिव वर्जन इफेक्ट और इंटरेस्ट रेट पैरिटी इफेक्ट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फटाफट आंसर कीजिए, हरी अप। व्हाट इज द टर्म पॉपुलरली फॉर द सिचुएशन जहां पर एक जो स्पेक्यूलेटर है वो वैल्यू में क्या मानता है कि वैल्यू में क्या होगा? ड्रॉप होगा और वो फिर उसको क्या करेगा? फॉरवर्ड की फॉर्म में उसको सेल करेगा।
उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट, रिलेटिव और बैंड वैगन। एंड द राइट आंसर इज बैंड वैगन इफेक्ट। उसे हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। जी नहीं, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट नहीं होता, वो उसे हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, जिसमें जो स्पेक्यूलेटर है वो पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू में क्या मानता है कि वो पर्टिकुलर करेंसी क्या है हमारी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और फिर हम उसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड करके उसको सेल करना शुरू करेंगे। तो वो है आपका बैंड वैगन इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जी, द maastricht treaty signed in February 1992 renamed यूरोपियन यूनियन एज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कि फरवरी 1992 में हस्ताक्षरित maastricht संधि में यूरोपियन कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कर दिया गया था। जी नहीं, ये आपकी सही स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 1993 was to soften the restrictions on the movement of professionals in the region and helping poorer country। कि 1993 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का उद्देश्य क्षेत्र में पेशेवर लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में नरमी लाना और गरीब देशों की सहायता करना है। जी नहीं, ये भी आपका गलत है। राइट स्टेटमेंट क्या है इसमें, The SAARC is a regional grouping scheme among 6 South Asian country। सार्क में क्या है, 6। जी नहीं, सार्क में 6 नहीं है, 6 आपकी 6 साउथ एशियन कंट्रीज नहीं है, बल्कि उसमें क्या है आपकी 5। The European Union including European Monetary Union was the biggest and most important regional integrative scheme। बिल्कुल सही। जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। यूरोपियन जो यूनियन है वो, उसी में आपका यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन भी है, और ये सबसे क्या है, बिगेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल इंटीग्रेटिव स्कीम है। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मैचिंग द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ट्रेड क्रिएशन क्या है, ट्रेड डाइवर्जन क्या है, ट्रेड डिफ्लेक्शन क्या है, और पोलराइजेशन फोर्सेस क्या है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप सभी आंसर बताएंगे, क्या आंसर रहेगा आपका। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट आंसर कीजिए गाइस, क्या आंसर रहेगा आपका। क्यों नहीं क्लियर दिख रहा आफरीन, क्या हो गया आज आपको। साइज तो आई थिंक ठीक है। आप अपने जो YouTube है उसकी स्क्रीन के रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, हो सकता है वह रेजोल्यूशन की वजह से आपको क्लैरिटी ना हो। तो गाइज इसका आंसर है आपका थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। व्यापार सृजन किसे कहते हैं। व्यापार सृजन है आपका संघ में ही उत्पादन के बिंदु पथ को उच्च लागत से कम लागत में अंतरित करना। व्यापार विपथन होता है आपका उत्पादन और संसाधनों का संचलन विपरीत दिशा में होता है। व्यापार विक्षेपण तृतीय देश में उत्पादित वस्तुएं कम प्रशुल्क वाले सदस्य देश के माध्यम में मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करता है।
और डी का ध्रुवीकरण ताकतें होती हैं जब कोई सदस्य देश निर्यात नहीं बढ़ाता अपितु वह अपने आयात को केवल कम लागत के स्रोत से उच्च लागत स्रोत में परिवर्तित कर लेता है, तब सक्रिय हो जाता है। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर क्वालिटी भी ठीक है तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? साइज आपको, फॉन्ट साइज आपको छोटा लग रहा है क्या? फॉन्ट साइज अगर आपको छोटा लग रहा है तो उसको जूम कर लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिचुएशन रेफर टू एज अमंग द फॉलोइंग व्हेन इंट्रा रीजन ट्रेड इज ड्यूटी फ्री बट देयर इज अ वेरिएशन इन टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंपोर्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अंतरा क्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है परंतु तृतीय देश से आयात शुल्क प्रशुल्क संरचना में अंतर है? कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें इंट्रा रीजन ट्रेड पर तो ड्यूटी फ्री है लेकिन अगर आप बट देयर इज अ वेरिएशन इन टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंपोर्ट फ्रॉम अ थर्ड कंट्री? मोहित सिंगला का आंसर आ गया है, दैट इज फ्री ट्रेड एरिया, देन दैट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। उसे हम क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड एरिया। कि अगर आप थर्ड कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो आपके क्या है, टैरिफ स्ट्रक्चर में वेरिएशन रहेंगे, लेकिन अगर आप इंट्रा रीजन ट्रेड करते हो तो आपकी वहां पर क्या रहती है? ड्यूटी फ्री। तो फ्री ट्रेड एरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following statements is not correct relating to comparison of FDI with trade? कि व्यापार के साथ FDI की तुलना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। Only one market can better be served with differentiated product। कि विभेदक उत्पादों के साथ केवल एक ही बाजार में बेहतर ढंग से सेवा दी जा सकती है। FDI overcome tariff and transport cost involved in the trade। FDI व्यापार में शामिल प्रशुल्क और परिवहन लागत को कम करती है। It reduces financial risk through greater diversification। यह अधिक विविधीकरण के माध्यम से वित्तीय जोखिम को कम करता है। And it creates harmonious political relations। यह सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध बनाते हैं। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट क्या आंसर रहेगा आपका? And the right answer is FDI overcome tariff and transport cost involved in trade। कि FDI क्या करती है, जो हमारी ट्रेड में जितनी भी टैरिफ और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट होती है उन सबको क्या करती है? वो कम करती है। क्या करती है? कम करती है। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग लिस्ट अगेन। लिस्ट 1 में आपके पास टाइप ऑफ MNC गिवन है और लिस्ट 2 में आपके पास बेसिक फीचर्स गिवन है। हेलो जी, हेलो विशाल कुमार। एंथोसेंट्रिक फॉर्म क्या होती है, पॉलीसेंट्रिक फॉर्म क्या होती है और जियोसेंट्रिक फॉर्म क्या होती है? फटाफट स्टूडेंट्स बताइए क्या है, क्या आंसर रहेगा आपका? टाइम स्टार्ट्स नाउ। एथनोसेंट्रिक फॉर्म क्या है, पॉलीसेंट्रिक फॉर्म क्या है और जियोसेंट्रिक फॉर्म क्या है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ स्टूडेंट्स। स्वजातीय उत्कृष्ट प्रतिष्ठान, बहुकेंद्रिक प्रतिष्ठान और भूकेंद्रीय प्रतिष्ठान। एंड द राइट आंसर इज फोर्थ इज योर राइट आंसर। एथनोसेंट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं? सेल्डम डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसीज। घरेलू और वैश्विक प्रचालन नीतियों के बीच कभी कभार ही अंतर करता है। वो कौन सी होती है? हमारी एथनोसेंट्रिक फॉर्म। कि हमारी जो घरेलू और वैश्विक प्रचालन नीति है उसमें हम कभी कभार ही क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। पॉलीसेंट्रिक फॉर्म क्या होती है? मेंटेन अ बैलेंस इन होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। गृह और मेजबान बाजार उन्मुखी नीति में संतुलन बनाता है। और जियोसेंट्रिक है आपकी फॉलो ए होस्ट मार्केट पॉलिसी। कि जो आपकी होस्ट कंट्री है, जो उसकी पॉलिसी है, सेम टू सेम आप उसी पॉलिसी को क्या करते हो? फॉलो करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
An equipment was acquired at a cost of rupees 10 lakh and was put to use in scientific research. आपने एक इक्विपमेंट है 10 लाख रुपए कॉस्ट लगा के परचेज किया और फिर आपने उसको क्या किया, एक साइंटिफिक रिसर्च में लगा दिया. आफ्टर 1 year of research the equipment was brought into another business of the SSC. कि 1 साल रिसर्च में लाने के बाद उस SSC ने उस को क्या किया, उस इक्विपमेंट को किसी दूसरे बिजनेस में लगा दिया. तो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय, कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स को कितने से इंक्रीज किया जाएगा. क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, एक इक्विपमेंट है वो हमने आज की डेट में 10 लाख रुपए का खरीदा और उसको हमने साइंटिफिक रिसर्च में लगा दिया. 1 साल तक उसको यूज करने के बाद उस इक्विपमेंट को हमने क्या किया, किसी दूसरे बिजनेस में लगा दिया. तो अब हमें उसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है. तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है उसको कितने से इंक्रीज किया जाएगा. ऑप्शंस है आपके 10 लाख रुपए से, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द डेट इट वाज ब्रॉट इनटू अनदर बिजनेस, कि जिस डेट को उस इक्विपमेंट को हम दूसरे बिजनेस में लेके गए उस दिन की उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट विच एवर इज लेस, कि जो भी इक्विपमेंट की कॉस्ट है या उसकी मार्केट वैल्यू उन दोनों में से जो भी कम होगा वो, या फिर नील, नन ऑफ, इनमें से कुछ भी नहीं. बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप. ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स. मोहित सिंगला कह रहे हैं सेकंड. बाकी स्टूडेंट्स आप सभी भी आंसर कीजिए फटाफट. तो राइट आंसर रहेगा जी आपका 10 लाख रुपीज. राइट आंसर रहेगा 10 लाख, क्योंकि वो आपने 10 लाख रुपए का खरीदा था और आपने उसको ऊपर क्या किया, उसको साइंटिफिक रिसर्च में लगाया और फिर आपने अपनी उसी सेम एसएससी ने अपने किसी दूसरे बिजनेस में उसको लगा दिया. तो उसकी वैल्यू क्या है, सेम एज इट इज 10 लाख रुपए ही चार्ज की जाएगी डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि हमें ये नहीं बताएगा कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया है. तो उसकी मार्केट वैल्यू तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैसे भी मेंशन नहीं करके चलते. थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलो, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी मार्केट वैल्यू को लेकर नहीं चलते हैं. मार्केट वैल्यू को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते. जो उसकी बुक वैल्यू होती है जिस पे हमने उसको खरीदा होता है, अब जैसे हमने उसको 10 लाख पे खरीदा था तो 10 लाख ही अपने उसमें क्या करेंगे, हम उसको इंक्लूड करते हैं. क्या करते हैं, 10 लाख जितने पे हमने उसको खरीदा था, जो उसकी परचेज वैल्यू थी, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करते हैं. तो इसका आंसर आएगा आपका 10 लाख रुपए, ना कि मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू को कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो नहीं करते, हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चलते हैं. क्योंकि हमारी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है वो यही कहते हैं कि हमारे बिजनेस में हम अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी एसेट्स है उन सभी एसेट्स को हमें क्या करना है, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, उनकी बुक वैल्यू पे ही उनको रिकॉर्ड करना है. आई होप मोहित सिंगला अब आपको समझ में आएगा कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है. मार्केट वैल्यू हम कभी भी अपने बिजनेस में लेकर नहीं चलते. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा बुक वैल्यू पर ही अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं. तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एन एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, कि अगर एक एसएससी बिजनेस इंडिया के अंदर टी को ग्रो और मैन्युफैक्चरिंग करने के बिजनेस में क्या है, engaged है, the portion of agriculture income in that case shall be, कि उस केस में एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी रहेगी, 100%, 50%, 60% और 40%. फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप, आंसर बताएं क्या आंसर रहेगा आपका. फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए कि अगर एक एसएससी इंडिया के अंदर टी की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोइंग के बिजनेस में एंगेज है तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी रहेगी. मोहित सिंगला का आंसर आ गया है, वो कह रहे हैं 60%, एंड द राइट आंसर इज 60%. बिल्कुल सही. एग्रीकल्चर इनकम उसकी क्या मानी जाएगी, 60% इज योर एग्रीकल्चर इनकम, और जो 40% है वो उसकी इनकम क्या होगी, बिजनेस इनकम, क्योंकि उसका बिजनेस ही क्या है, एग्रीकल्चर इनकम में. एग्रीकल्चर इनकम तो उसकी मानी जाएगी 60%, बाकी 40% उसकी क्या मानी जाएगी, बिजनेस इनकम, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो किस चीज का है, एग्रीकल्चर का ही है. और एग्रीकल्चर की इनकम हमारी अलग होती है, बिजनेस इनकम हमारी अलग होती है. तो 60% इज राइट आंसर. वेल डन मोहित.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पढ़ते हैं। एक्स क्या है, एक इंडिविजुअल एसएससी है। ही पेज अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000 रुपए किराया भरता है। ही कैन नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, कि वो टीडीएस नहीं काट सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मंथली रेंट कितना पे करता है, 10,000, तो 10,000 रुपए मंथली रेंट देने तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना होता। अगर आपका जो रेंट है वो आप एक महीने में 10,000 रुपए तक पे करते हो तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही। ऑन सैलरीज टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192, बिल्कुल सही। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस के प्रोविजन है वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग लगते हैं, 192, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है, राइट। उसके बाद है जी, नो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी। नो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी, कि जो एक डोमेस्टिक कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटेगी, ये भी बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक कंपनी को अपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस काटना नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बैंक विल डिडक्ट टीडीएस एट 10% इफ बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट क्रेडिट इज मोर देन 10,000 इन अ ईयर, कि अगर बैंक का जो क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट है एक साल में 10,000 से ज्यादा हो जाए तो बैंक क्या करेगी, 10% के हिसाब से टीडीएस काटेगी। जी नहीं, 10,000 की अमाउंट से अगर क्या है ज्यादा है तो उनको टीडीएस नहीं काटना होता, ये आपकी क्या है गलत है। पहली तीनों इन्फॉर्मेशन आपकी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी क्या है गलत, और वही आपसे पूछा गया कि कौन सी सही नहीं है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरचार्ज इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड। सरचार्ज एक इंडिविजुअल के द्वारा सरचार्ज कब पे किया जाता है, अगर उसकी टोटल इनकम कितने से एक्सीड होए, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक जो इंडिविजुअल है वो सरचार्ज किस सिचुएशन में पे करेगा, जब उसकी इनकम कितने से ज्यादा एक्सीड हो, 10 लाख से एक्सीड हो, 25 लाख से एक्सीड हो, 50 लाख से एक्सीड हो या फिर 1 करोड़ से सरचार्ज। मोहित सिंगला का आंसर आ गया है 50 लाख। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, आप सब भी अपना आंसर बताए कि मोहित सिंगला का सही है या गलत है। लेट्स सी, चेकआउट करते हैं। और मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 50 लाख कि अगर एक इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। अ पर्सन मे नॉट हैव एक्सेसिबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएससी, कि यदि किसी व्यक्ति की कर निर्धारण योग्य आय नहीं है तब भी वह कर निर्धारित होगा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इन सम केसेस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर कैन बी सेम, जी हाँ बिल्कुल, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हमारे कुछ केसेस में एक ही हो सकते हैं। एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट एसएससी, बिल्कुल इंडियन कंपनी हमेशा से ही रेजिडेंट एसएससी है। सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, ये भी आपकी क्या है बिल्कुल सही है। सरचार्ज का एक एडिशनल टैक्स है जो आपकी टोटल इनकम पर कैलकुलेट किया था। तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सॉरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर राइट आंसर। तो गाइज ये थे हमारे जनवरी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज हमारे क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। गाइस जैसे आप सबको पता है कि टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बैच लेके आ रहा है। पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो कि 23 अगस्त से आपके जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल को, जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उस बैच को एनरोल कर सके। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप सभी जरूर लाइक करोगे वीडियो को और शेयर करोगे।